हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज डॉक्टर रिचा। वेलकम टू माय चैनल लक्ष्य साइंस। आज हम केमिस्ट्री कार्बन एंड कंपाउंड्स क्लास 10th NCERT एक्सरसाइज करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इथेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 हैज 6 कोवलेंट बॉन्ड्स, 7 कोवलेंट बॉन्ड्स, 8 कोवलेंट बॉन्ड्स कि 9 कोवलेंट बॉन्ड्स। चलिए बनाते हैं। इथेन मतलब C2 कार्बन 2 होंगे, हाइड्रोजन पुट कर दीजिए। फॉर्मूला क्या हो गया? C2H6, C2 3 हाइड्रोजन यहां, 3 हाइड्रोजन यहां, H6। अब कोवलेंट बॉन्ड्स कितने हैं इसमें? देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ बी। बी कितने कोवलेंट बॉन्ड्स हैं? 7 कोवलेंट बॉन्ड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूटेनॉन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन की अल्कोहल। तो ओन किस में आता है? ओन हमारा कीटोन ग्रुप है, तो आंसर इज कीटोन। आंसर क्या है? सी, कीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while cooking if the bottom of the vessel is getting blackened on the outside it means that। देखिए जब हम कुक करते हैं तो जो वेसल, जिस वेसल में हम कुक कर रहे हैं उसके नीचे की तरफ जो है क्या हो जा रहा है? ब्लैक हो जा रहा है पूरा का पूरा। तो इसका मतलब क्या हुआ? द फूड इज नॉट कुक कम्प्लीटली। फूड की तो बात ही नहीं आ रही है, वेसल की बात चल रही है। द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कम्प्लीटली, द फ्यूल इज वेट, द फ्यूल इज बर्निंग कम्प्लीटली। तो यहां क्या आ जाएगा? द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कम्प्लीटली मीन्स इनकम्प्लीट कंबशन होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सूटी फ्लेम देता है, येलो फ्लेम देता है। मीन्स क्या होता है उसमें जो है कार्बन पार्टिकल्स निकलते हैं। तो वही है कि द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कम्प्लीटली मीन्स इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इज CH3Cl। अब कैसे होगा ये देखिए, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए तो बेसिकली यही तो है ये CH3Cl। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम बनाएंगे तो देखिए यहां डॉट रखिए, यहां ऐसे। आपको पता ही है कि कार्बन का कितना होता है? 6, K और L शेल में 2 और 4। हमें L शेल की बात है तो L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहां शो कर दिए। ठीक है। हाइड्रोजन का कितना होता है? हाइड्रोजन का होता है 1, तो K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 1, तो हमने यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया इस तरफ, ये 1 इलेक्ट्रॉन में इस तरफ दिखा दिया हाइड्रोजन का। अब क्लोरीन के कितने होते हैं? क्लोरीन के होते हैं 17, तो KLm287 आउट ऑफ उसमें 7 है, तो 1 तो ये हो गया क्लोरीन का। 1 2 3 4 5 6 7। अब कैसे शेयरिंग होगी? क्लोरीन इस कार्बन से कितने इलेक्ट्रॉन ले लेगा? 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन इन सबसे ले लेगा, तो कार्बन के पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। हाइड्रोजन इस कार्बन से ले लेगा इलेक्ट्रॉन, तो देखिए हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया। क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, क्लोरीन भी स्टेबल हो गया। कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इस तरीके से जो है आपका ये स्ट्रक्चर बनेगा, इलेक्ट्रोनॉट स्ट्रक्चर भी। और नॉर्मल स्ट्रक्चर तो आपको मैंने पहले बना के दिखाई दिया है। तो मान लीजिए अगर क्वेश्चन आता है कि कैसे होगा, इनका नेचर क्या है, तो देखिए हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो बेसिकली कैसा हो गया ये? नोबल गैस हीलियम जैसा। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन जो है इसके पास जो है कितने आटोमोस में इलेक्ट्रॉन्स हो गए? कार्बन के पास हो जाएंगे, जब 4 इलेक्ट्रॉन्स और ले लेगा तो 8 और +2 कितने हो जाएंगे? 10। तो 10 के हिसाब से कार्बन का क्या हो जाएगा? कार्बन कैसा हो जाएगा? ये नियॉन जैसा हो जाएगा, नियॉन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कार्बन की हो जाएगी। क्लोरीन कैसा हो जाएगा? क्लोरीन के पास देखिए कितने हैं? क्लोरीन के पास 7 थे, 1 इलेक्ट्रॉन्स ने और ले लिया तो 8 हो जाएंगे इसके पास यहाँ। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए इसके पास? 18। तो इसका जो नेचर है कैसा हो जाएगा? इसका नेचर हो जाएगा आर्गन जैसा। तो अपने आप को स्टेबल करके ये कैसे हो जाते हैं? ये नियरेस्ट नोबल गैस जैसे हो जाते हैं स्टेबल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स फॉर इथेनोइक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड, प्रोपेनोन एंड F2। तो पहला है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, ओइक का मतलब क्या हुआ? कार्बोक्सिलिक ग्रुप का मेंबर है ये, तो फंक्शनल ग्रुप तो हो गया इसका COOH। लेकिन इथ है, इथ का मतलब 2
कार्बन है, यानी कि क्या हो जाएगा, ये इसका स्ट्रक्चर हम यहां बना लेते हैं, ये हो जाएगा CH3 COOH, CH3 COOH, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाए? अच्छा, इथेनॉइक कैसे हो गया, दो कार्बन है, एक फंक्शन ग्रुप का कार्बन भी हम अटैच करते हैं, हमको पता है। तो कितने हो गए, CH3 COOH इज इथेनोइक एसिड। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। O और H के बीच में बॉन्ड दे दीजिएगा, 1 2, इधर इस तरीके से दिखाना है हमको। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। के और एल शेल में कितने जाएंगे, 2 और 6, आउटरमोस्ट में 6, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, क्लियर। अब क्या होगा, ये कार्बन इन सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये ऑक्सीजन इससे ले लेगा, ये कार्बन इससे ले लेगा, इस तरीके से, ये ऑक्सीजन इससे ले लेगा इस तरीके से, और ये हाइड्रोजन इससे ले लेगा इस तरीके से। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। देखिए सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन के पास हो गए। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स चले गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस वाले कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस वाले ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से आपका इथेनोइक एसिड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा। हाइड्रोजन सल्फाइड, तो आपको ये चीज तो पता ही है कि सल्फर जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16। तो के एल एम शेल में कितने जाएंगे, 2 8 6, आउट ऑफ उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो हाइड्रोजन यहाँ एक रख देंगे हम, सल्फर को यहाँ, एक हाइड्रोजन को हम यहाँ रख देंगे। तो अब देखिए 6 है, तो आमने सामने तो हम 1 दिखाएंगे क्योंकि हाइड्रोजन 1 ही इलेक्ट्रॉन लेगा, तो हम क्या देंगे, आमने सामने हम इसके क्या कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन रख देंगे दोनों हाइड्रोजन के आमने सामने। तो 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन का कितना हुआ, 1 और 1। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये वाला हाइड्रोजन भी इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और सल्फर इन सबसे ले लेगा। तो सल्फर के पास कितने चले गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास हो गए। इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा। और देखा जाए तो बना कैसे है, ये देखिए इस तरीके से, सिंगल बॉन्ड, क्लियर। फिर नेक्स्ट है आपका सी, प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन कैसे बनेगा, ओन मतलब कीटोन ग्रुप यानी कि CO, ठीक है, और प्रोप मतलब 3 कार्बन एटम से मिलकर बनेगा, यानी कि इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा। डबल बॉन्ड O, ये आ गया आपका फंक्शनल ग्रुप, क्या, कीटोन ग्रुप। और ये प्रोपेनॉन कैसे हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन पुट कर दीजिए, ये हो गया प्रोपेनॉन। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ये कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका हो गया, प्रोपेनॉन का। हाइड्रोजन इन सबसे ले लेगा, तो क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट है आपका F2, फ्लोरीन का होता है एटॉमिक नंबर 9। तो K और L शेल में कितने गए, 2 and 7। अब देखिए आउटरमोस्ट की बात करें तो फ्लोरीन 2 है, 2 एटम्स है, तो हम आमने सामने दिखाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7। तो पहले तो हम आमने सामने, क्योंकि एक एक शेयरिंग होगी, आमने सामने दिखा दे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ये फ्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये वाला फ्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। इस तरीके से जो है क्या बन गया, ये F2। तो देखिए सबके पास इलेक्ट्रॉन्स 8 हो गए।
इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ऑफ स्ट्रक्चर F2 का बनेगा फ्लोरीन मॉलिक्यूल का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। होमोलोगस सीरीज क्या होती है इसको एग्जांपल के साथ बताइए। तो होमोलोगस सीरीज मैंने लेक्चर में बहुत ही अच्छा बताया है, आप इसको वहां जरूर देख लीजिएगा, यहाँ मैं थोड़ा सा समझा दे रही हूँ। होमोलोगस सीरीज वो होती है, वो ग्रुप होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जिनका सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल प्रॉपर्टीज भी इनकी सिमिलर होंगी, और जो सक्सेसिव यानी कि उसके आगे वाला जो कंपाउंड होता है उसमें CH2 का डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं अगर, तो एल्केन ग्रुप के मेंबर्स की मैं बात करूं तब आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, या एल्कीन ग्रुप के मेंबर्स की बात करूं या एल्काइन ग्रुप के मेंबर्स की बात करूं तो यहाँ क्या है, एल्केन का फर्स्ट मेंबर क्या होता है, मीथेन CH4, नेक्स्ट क्या हो जाएगा C2H6, नेक्स्ट C3H8। सब में देखिए किसका डिफरेंस आ रहा है, CH2 का, यानी कार्बन अगर हम उसके हिसाब से निकालेंगे, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हम निकालते हैं तो क्या बनेगा, कार्बन 12 प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 14 यूनिट का डिफरेंस आता है। ठीक है, तो ये देखिए कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, इंटू 2 कर दिया तो क्या हो गया 14। तो अब ये याद रखिएगा कि ये जो CH4 है, पहला मेंबर CH4 है इसका मीथेन, नेक्स्ट मेंबर में CH2 का डिफरेंस आ जाएगा, मतलब एक कार्बन बढ़ेगा और 2 हाइड्रोजन बढ़ेंगे। तो एक कार्बन बढ़ा यहाँ देखिए तो क्या हो गया C2 और 2 हाइड्रोजन बढ़े तो क्या हो गया H6, C2H6। इसके नेक्स्ट वाले मेंबर क्या है, एक कार्बन बढ़ेगा तो C3, हाइड्रोजन भी 2 बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा H8। तो इस तरीके से जो है देखिए सब में CH2 का डिफरेंस आ रहा है, ये मीथेन है, ये इथेन है, ये प्रोपेन है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो है एल्कीन ग्रुप के मेंबर्स बनेंगे और अल्काइन ग्रुप के मेंबर्स भी ऐसे ही बनेंगे, CH2 डिफरेंस हर नेक्स्ट मेंबर में होगा। तो इसको मैंने बहुत अच्छा आपको होमोलोगस सीरीज जो लेक्चर दिया इसमें आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छा समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इथेनॉल में अगर हम बात करें तो इट हैज अ प्लेजेंट स्मेल, इसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है। इथेनोइक एसिड इट हैज अ स्मेल ऑफ विनेगर, सिरके जैसी स्मेल होती है इसकी। देन बॉइलिंग पॉइंट इज 351 केल्विन, boiling point is 391 Kelvin. It reacts with alkaline KMnO4 to give ethanoic acid, हम रिएक्शन में कर चुके हैं इसको। It does not react with alkaline KMnO4, ये नहीं रिएक्ट करता है पोटेशियम परमैंगनेट से। It does not react with सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट नहीं करता है इथेनॉल, और इथेनोइक एसिड जो है वो रिएक्ट करके ब्रिस्क एफर्वेसेंस देता है जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है why does micelle formation takes place when soap is added to water? Will a micelle be formed in other solvents such as ethanol also? कि सोप जो है जब हम उसको पानी में ऐड करते हैं तो माइसल फॉर्मेशन होता है, लेकिन वही अगर हम इथेनॉल में करते हैं तो क्या ऐसा होगा। तो आपको ये चीज पता है कि जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट था ये क्या होता था, ये हाइड्रोफोबिक होता था, यानी कि पानी से वाटर ये क्या होता, पानी से दूर भागता था, वाटर रिपेलिंग होता था, वाटर रिपेलिंग। और अगर हम बात करें शॉर्ट आयनिक पार्ट, तो शॉर्ट आयनिक पार्ट क्या था, ये वाटर लविंग था, ये वाटर लविंग था। तो क्या होता है जब सोप मैसल बनता है तो होता क्या है, जो वाटर रिपेलिंग पार्ट है ये कहाँ जाता है, फिर ये डर्ट पे जाके चिपक जाता है, और वाटर लविंग पार्ट वाटर में रहता है। ठीक है, शॉर्ट आयनिक पार्ट कहाँ रहेगा, वाटर के अंदर। जब हम इसको रगड़ते हैं, एजिटेट करते हैं, तो क्या होता है जो वाटर रिपेलिंग पार्ट यानी कि हाइड्रोकार्बन पार्ट क्योंकि डर्ट पे चिपका रहता है, तो जब हम रगड़ेंगे तो वो उसको खींच लेता है, किसको खींच लेता है, डर्ट को खींच लेता है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये इनसॉल्युबल है, इसका मतलब पानी के अंदर, और ये जो पार्ट है इसका मतलब ये सॉल्युबल है पानी के अंदर, तो इसलिए ये माइसल फॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन यहाँ इथेनॉल में क्या होता है, ये पूरे का पूरा सोप मॉलिक्यूल ही सॉल्युबल होता है इथेनॉल के अंदर, इसलिए माइसल फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है उसमें। तो वही ये लिखा है when soap is added to water micelle formation takes place. This is because the hydrocarbon chains of soap, यानी कि ये वाली बात हो रही है, the hydrocarbon chains of soap molecules are hydrophobic, यानी कि पानी से दूर भागते हैं, water repelling, which are insoluble in water, जो कि पानी में insoluble होते हैं, but the anic ends यानी कि short anic part जो है जो कि water loving है of soap molecules are hydrophilic, hydrophilic मतलब water loving,
एंड हेंस soluble इन वाटर, तो वो soluble होता है पानी के अंदर। सिंस सोप इज soluble इन इथेनॉल, अब सोप जो है पूरा ही soluble है, मतलब से कोई ऐसा पार्ट नहीं, कोई हाइड्रोफोबिक पार्ट हो, वो पूरा ही ये सोप मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो जाता है उसके अंदर, तो हम बोलेंगे सिंस सोप इज soluble इन इथेनॉल सो माइसेल फॉर्मेशन डज नॉट अकर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सोप मॉलिक्यूल पूरा का पूरा ही soluble हो जाता है इथेनॉल के अंदर, तो माइसेल फॉर्मेशन नहीं होता है इसमें। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है why are carbon and compounds used as fuels for most applications? हमको पता है कि कार्बन जितने भी होते हैं वो कंबशन के दौरान क्या करते हैं, यानी कि कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या क्या निकलता है, क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, CO2 हीट एंड लाइट, CO2 हीट एंड लाइट। तो सिमिलरली जितने भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनके पास कार्बन तो होता ही होता है। सो मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स प्रोड्यूस, अधिकतर कार्बन कंपाउंड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, हीट एंड लाइट, किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ। यानी कि CH4 क्या है, कार्बन कंपाउंड है, यानी कि मीथेन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया हमने तो क्या बना, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, वाटर, हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट। तो ये याद रख लीजिएगा आप कि किस तरीके से जो है कार्बन जब कंबशन होता है उसका तो क्या क्या चीजें निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सोप। हार्ड वाटर जो है वो कंटेन करता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स। तो जो कैल्शियम आयन होता है और मैग्नीशियम आयन्स होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन्स क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं किसके साथ, सोप के साथ, और क्या बनाते हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कम, SCUM, स्कम। तो फिर से बता रही हूं मैं कि हार्ड वाटर कंटेन करता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स, और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं सोप के साथ और क्या बनाते हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनाते हैं, वो झाग नहीं बनाते हैं। तो वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस क्या बन जाता है, उसको हम बोलते हैं स्कम। यानी कि जो भी आपको गंदगी गिरती हुई दिखती है हाथ पे, अगर आप धोएंगे इस हार्ड वाटर में तो आपको वो लादर नहीं बनेगा, झाग नहीं बनेगा, बल्कि स्कम बनेगा। तो वो स्कम क्या है, बेसिकली इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। क्लियर? नेक्स्ट है व्हाट चेंज विल यू ऑब्जर्व इफ यू टेस्ट सोप विथ लिटमस पेपर, रेड या ब्लू। आपको रेड या ब्लू लिटमस पेपर दिया जाता है और सोप को आपको टेस्ट करना है कि ये बेसिकली एसिडिक है कि बेसिक है। तो जो सोप है ये किससे मिलकर बना होता है, कौन से सॉल्ट से, ध्यान दीजिएगा। इसके जो पेरेंट सॉल्ट्स हैं वो है स्ट्रॉन्ग बेस जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है एंड वीक एसिड जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो दबदबा किसका है, स्ट्रॉन्ग का, स्ट्रॉन्ग का। तो सॉल्यूशन ऑफ अ सोप इन वाटर इज बेसिक इन नेचर। तो स्ट्रॉन्ग क्या है, हमारा बेस है, तो सॉल्यूशन कैसा हुआ, इज बेसिक इन नेचर। बीइंग बेसिक अ सोप सॉल्यूशन रिटर्न रेड लिटमस ब्लू। आपको ये चीज पता होनी चाहिए, एसिड और बेस की अगर हम बात करें तो एसिड में रेड हो जाता है लिटमस पेपर और बेस में ब्लू हो जाता है लिटमस पेपर। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हाइड्रोजनेशन, व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो अगर हम बात करें हाइड्रोजनेशन की तो बेसिकली ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड से, यानी कि चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो चाहे वो डबल बॉन्ड हो, उससे सैचुरेटेड कंपाउंड बनाना यानी कि सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड बनाने को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। और हाइड्रोजनेशन ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम उसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं। निकल या पैलाडियम एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है, इसको हीट करते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे ये क्या है, ये वेजिटेबल ऑयल है जिसको जो लिक्विड स्टेट में है हमने हाइड्रोजन ऐड किया प्लस निकल या पैलाडियम जो है, कोई सा भी आप कैटलिस्ट वर्क करवा सकते हैं इसमें, उसको हीट किया तो क्या बना, वनस्पति घी। सिंगल बॉन्ड हो गया, यानी कि क्या हो गया ये देखिए सैचुरेटेड कंपाउंड हो गया और वनस्पति घी बना। ये सॉलिड स्टेट या फिर सेमी सॉलिड स्टेट में मिलता है। क्लियर? अगर हाइड्रोजनेशन को और अच्छे से समझना है तो मैंने लेक्चर में इसको बहुत अच्छा समझाया है, आप वहां से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शंस। तो कौन से हाइड्रोकार्बन्स ऐसे होते हैं जो एडिशन रिएक्शंस में जाते हैं। तो हमको ये पता होना चाहिए कि जितने भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एल्कीन ग्रुप के मेंबर्स एंड एल्काइन ग्रुप के मेंबर्स, वही एडिशन रिएक्शंस में जाते हैं। तो द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शंस, ये समझ लीजिए कि कौन से, ट्रिपल एंड डबल बॉन्ड वाले, यानी कि ट्रिपल क्या हो गए आपके एल्काइन ग्रुप के मेंबर्स और डबल बॉन्ड वाले एल्कीन ग्रुप के मेंबर्स।
तो आउट ऑफ द गिवन हाइड्रोकार्बन्स C3H6 जो है ये क्या है, एल्कीन है, एंड C2H2 क्या है, C2H2 आपका एल्काइन है। फॉर्मूले से निकाल लीजिएगा इसको। आर अनसैचुरेटेड, ये क्या होता है, अनसैचुरेटेड होते हैं। देयरफॉर C3H6 एंड C2H2 विल अंडरगो एडिशन रिएक्शंस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव अ टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन बटर एंड कुकिंग ऑयल। कोई ऐसा टेस्ट बताइए जो डिफरेंशिएट कर सके कुकिंग ऑयल और बटर को। तो देखिए, जो भी कार्बन कंपाउंड डिकलराइज कर देगा, यानी कि रिमूव कर देगा किसका कलर, ब्रोमीन वाटर का कलर, ब्रोमीन वाटर कलर। जो भी कार्बन कंपाउंड डिकलराइज का मतलब क्या होता है, रिमूव कर देना, ब्रोमीन वाटर कलर, इट कैन बी एन अनसैचुरेटेड या इट विल बी एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्या हो जाएगा, वो एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो जाएगा। अब जो कुकिंग ऑयल होता है, कुकिंग ऑयल वो बेसिकली डिकलराइज कर देता है ब्रोमीन वाटर को। इसका मतलब क्या हो गया, वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। इसका मतलब क्या हुआ, वो एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो अगर ये हम बटर की बात करें तो बटर डज नॉट डिकलराइज ब्रोमीन वाटर। बटर डिकलराइज नहीं कर पाता है ब्रोमीन वाटर को, यानी कि ब्रोमीन वाटर कलर को डिकलराइज नहीं कर पाता है। तो दिस shows that it is a saturated compound। ये कैसा कंपाउंड है, ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड है। तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स। कि बेसिकली सोप्स कैसे क्लीन कर देते हैं डर्ट को। ठीक है, किसी कपड़े में अगर हम बात करें ऑयल की, तो ऑयल किसी कपड़े पे अगर चिपक गया है तो क्या होगा, बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि जो मॉलिक्यूल ऑफ सोप है, जो मॉलिक्यूल ऑफ सोप है वो बेसिकली किस तरीके से होता है, वो दो पार्ट्स में होता है। एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट, ये वाला लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो बना होता है उसको हम बोलते हैं लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट, और शॉर्ट आयनिक पार्ट यानी कि COO Na+। तो जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है वो वाटर रिपेलिंग होता है, वो पानी से दूर भागता है, और जो शॉर्ट आयनिक पार्ट होता है वो वाटर लविंग होता है, यानी कि वाटर अट्रैक्टिंग होता है, वाटर के पास जाता है। तो जब हमने यहाँ कपड़ा रखा, उसमें ऑयल लगा है, तो ऑयल यानी कि डर्ट पार्टिकल मैंने यहाँ बताया ऑयल को। अब क्या होता है, ये पानी के अंदर सोप सोल्यूशन है ये बेसिकली। अब क्या होता है, जो सोप मॉलिक्यूल है जो हाइड्रोफोबिक, यानी कि हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर से दूर भागता है, जो पार्ट वो कहाँ जाएगा, वो यहां जाके चिपक जाएगा ऑयल के ऊपर, यानी कपड़े के ऊपर जो ऑयल है उस पर चिपक जाएगा। ठीक है, और जो उसका शॉर्ट आयनिक पार्ट है वो पानी के अंदर रहेगा, वो पूरा पानी के अंदर रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा, जब हम इसको एजिटेट करेंगे यानी कि जब हम इसको रगड़ेंगे, तो रगड़ते वक्त क्या होगा कि ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट जो इस पे लगा है ये इसको क्या करेगा, खींच लेगा, डर्ट को खींच लेगा, और इस तरीके से जितना भी डर्ट उसके ऊपर लगा होगा वो आराम से निकल जाएगा। तो ये तरीका होता है सोप का, कि किस तरीके से वो क्लीन करता है किसी भी डर्ट को। तो इसी को हम माइसेल फॉर्मेशन बोलते हैं। तो क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आज हमारा कार्बन कंपाउंड चैप्टर खत्म हो गया है। जो भी आपको क्वेरीज हो, जो भी क्वेश्चंस आपको पूछने हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।